अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर, और आज बात करते हैं जनाब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप्स के एक ड्रग के हवाले से, और वो है इमेप्रामीन। इमेप्रामीन जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंटी डिप्रेसिव ड्रग है और मेजर डिप्रेशन में ये पेशेंट्स को दिया जाता है। अब जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं ये अरसा दराज से डिप्रेशन के मर्ज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, और इसमें जो इमेप्रामीन है वो काफ़ी अरसे से मेजर डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो डिप्रेशन जो कि एसएनआरआईज और उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो कि अक्सर औकात रेजिस्टेंट होता है उन दवाइयों को, तो उनके साथ या उनके अलावा अगर इमेप्रामीन का इस्तेमाल किया जाए तो उससे डिप्रेशन की जो अलामात होती हैं वो कम हो जाती हैं। इमेप्रामीन का इस्तेमाल जिस तरह के और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल एसएसआरआईज के साथ भी किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अलोन भी किया जा सकता है। सो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर कि पेशेंट की कंडीशन कैसे है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन के हवाले से, तो उनमें क्या क्या अलामात हो सकती हैं। डिप्रेशन के अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी इसके एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं, इसके साथ मुंह की ड्राइनेस मुंह की आ सकती है, यानी मुंह खुश्क हो सकता है। इसके साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकता है, और इसके साथ जो है तो छोटे पेशाब में जो मुश्किलात हैं वो दरपेश आ सकती हैं, जो कि और इस तरह की ड्रग्स हैं जिनके एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इससे पेशाब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और पेशाब शुरू करते वक्त या बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि बहुत से लोगों में जो एल्डरली हों उनमें पेशाब बंद हो सकता है, जो कि ऑलरेडी प्रोस्टेट के मसाइल का शिकार हों, तो उन लोगों में इसका इस्तेमाल कतअन ममनू है। अब जो जिक्र मैंने किया कि यानी इसके साथ पेशाब बंद हो सकता है, कुछ बच्चों में खुसूसन जिनकी उम्र बढ़ रही होती है 7 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को उनका पेशाब का अखराज हो जाता है और वो बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हैं। ऐसे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स का मैंने जिक्र किया कि एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके साथ पेशाब का यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका कंट्रोल वो बेहतर हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर का जो मुंह है, उसका जो दहाना है, उसका जो स्फिंक्टर है वो बेहतर हो जाता है। और ऐसे बच्चों में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो उनमें नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस यानी जो बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हैं, उनके ये मसाइल भी हल हो जाते हैं। सो बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको छोटी सी गोली 10 मिलीग्राम की डोज में, या बहुत से लोगों को 25 मिलीग्राम की डोज में भी इमेप्रामीन जो है वो दे दी जाती है, और उनका पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। इसी तरह बुनियादी तौर पर ये डिप्रेशन की दवाई है। अब डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, रेजिस्टेंट डिप्रेशन जिनको हो, एसएसआरआईज को जो रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, उनमें एसएसआरआईज के साथ भी इसको ऐड किया जा सकता है और इसको अलोन भी दिया जा सकता है। फिर जनाब बात करते हैं कि किन लोगों में इसका देना जो है, इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो ममनू है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एल्डरली लोग जो होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि उनका पेशाब बंद हो सकता है, उनको कब्ज़ हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है उनका, और साथ ही साथ उनको ज़्यादा गनूदगी हो सकती है, और उनकी यादाश्त पे जो है तो असरात मुरतब हो सकते हैं। प्रोस्टेट के मसाइल का जो शिकार मुअम्मर अफराद हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। फिर मुअम्मर अफराद में बात आ जाती है जनाब कार्डियक सेफ्टी के हवाले से, कि जो लोग दिल की बीमारियों का शिकार हों और उनकी ईसीजी पर चेंजेस हों, उनके दिल के धड़कन के मसाइल हों, या तो उनमें हार्ट ब्लॉक के मसाइल हों, उनकी दिल की धड़कन जो है वो कमज़ोर होती है, स्लो होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या साइनस टैकीकार्डिया भी हो सकता है कि कुछ लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो। तो अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो दिल की धड़कन जो है वो बेकाबू हो सकती है, और दिल की धड़कन के जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं, ईसीजी पर चेंजेस जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसका अगर जिक्र किया जाए तो एक सेफ ड्रग है, लेकिन एल्डरली अफराद में इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। फिर बात आ जाती है जनाब प्रेगनेंसी पे या लैक्टेशन पे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर सेफर एंटी डिप्रेसेंट्स अवेलेबल हों तो उनका इस्तेमाल बेहतर है, यानी एसएसआरआईज का इस्तेमाल बेहतर है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ नहीं है। अगर बात की जाए कि इन दवाइयों का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के दवाइयों के साथ अगर इंटरेक्शन को देखा जाए तो इसके इंटरेक्शंस बहुत से हैं। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उसके साथ इंटरेक्शन में आती हैं, गनूदगी को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा थायराइड के लिए अगर कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थायराइड की दवाइयों के साथ भी
اس کا انٹریکشن ہو سکتا ہے اور آپ کے تھائرائیڈ کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ مختلف اور قسم کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جن میں ڈائیوریٹکس کا استعمال ہوتا ہے، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ڈپریشن کے لیے دی جاتی ہیں اور ان میں بینزوڈائزیپینز ہوتی ہیں۔ بینزوڈائزیپینز کے ساتھ غنودگی کا جو عمل ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال اگر آپ ان دوائیوں کے ساتھ کراتے ہیں، بینزوڈائزیپینز کے ساتھ کراتے ہیں، تو بینزوڈائزیپینز اور ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس دونوں کی ڈوزج کو کم کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی جو افیکٹونیس ہے اس پر اثر انداز نہ ہو اور آپ کے پیشنٹ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ پھر جناب بات آتی ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن، اگر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں، وہ مینیا کا شکار ہوتے ہیں، ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی مسائل ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہیلوسینیشنز یا آڈیٹری یا ویژول یا کبھی کبھار ان میں وہ جو دیوانگی کی علامات جسے ہم بولتے ہیں، سائیکوٹک سمٹمز ہم بولتے ہیں، اگر کچھ پیشنٹس میں وہ علامات ہوں تو بھی اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرانا چاہیے اور سیفر اینٹی سائیکوٹک ڈرگس کا استعمال جو ہے وہ کرانا چاہیے، رادر کہ آپ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال ایسے لوگوں میں کرائیں۔ پھر جن لوگوں کو گردے کے مسائل ہوں، جو لوگ جن کا GFR لو ہو، جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہو، ان لوگوں میں بھی اس کا لوئسٹ پاسبل ڈوز اگر استعمال کیا جائے بہت ضرورت کے طور پہ تو اچھا ہے، ادروائز اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ٹاکسیسٹی اس کی بڑھ سکتی ہے اور ان کو دل کے مسائل اور دل کی دھڑکن کے مسائل جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے جناب کرونک لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو جو غنودگی والی ادویات ہوتی ہیں وہ منع ہوتی ہیں، کیونکہ کرونک لیور ڈیزیز میں پیشنٹ کو اگر غنودگی ہوتی ہے تو وہ ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی غنودگی جو ہے وہ بے ہوشی اور پھر کوما میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ قطعاً ممنوع ہے اور کرونک لیور ڈیزیز میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بھی افراد ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان دوائیوں کے ایفیکٹس، سائیڈ ایفیکٹس، انٹریکشن ان کے بارے میں پتہ ہو۔ ان ویڈیوز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر لیں اور آپ یہ دوائیاں خود سے جا کے اور یا خود سٹارٹ کر لیں یا کسی کو تجویز کر لیں، یہ مستند ڈاکٹر کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے یار دوست کوئی بھی ایسی دوائی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس دوائی کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔